सो ये एक छोटी सी डायग्राम है जो मैंने गूगल से निकाली थी। आप इसमें ज़रा देखिए कि ये जो डायग्राम है इसमें कितना ज़बरदस्त आप लोगों को इन्होंने ट्राइएड्स भी शो किए हुए हैं। अगर मैं इस डायग्राम को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, इस डायग्राम को यहाँ से कॉपी करके ना हम इसको यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ नहीं हो रही डायरेक्ट में, करिएगा। ये देखिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त डायग्राम है जिसमें इन्होंने जो है वो शो किया हुआ है। ये सरफेस मेम्ब्रेन, यानी कि ये तो होगी सार्कोलिमा, ठीक है, ये तो सार्कोलिमा है ना। ये जो सार्कोलिमा है उसके बाद ये देखिएगा कि इसमें हर सार्कोलिमा का मायोफाइब्रिल शो किया हुआ है, यानी सॉरी मसल फाइबर के अंदर ये सारे मायोफाइब्रिल्स शो किए हुए हैं। ये मायोफाइब्रिल शो किए हुए हैं, मतलब प्रोटीन बैंड शो किए हुए हैं। इससे इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है बेटा कि इस विसिनिटी के अंदर ये पूरा एक मसल फाइबर डिस्कस कर रहा है। ये पूरा एक मसल फाइबर है, यहाँ से यहाँ तक जिस तरह मैं डिस्कस किया करता हूँ, ये पूरा एक मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर में ये जो एक है, ये एक वो है मायोफाइब्रिल है, यानी प्रोटीन बैंड है। उसके अंदर आपको थिक और थिन बैंड्स भी नजर आ सकते हैं। लेकिन जो दिखाने का मकसद है वो ये है कि यहाँ पर इन पॉइंट्स पर गौर करें, ये और ये, फिर उसके बाद ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ये क्या बना रहे हैं? इधर एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दरमियान में टी ट्यूब्यूल, और इधर एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या बनाते हैं? आपको कल डिस्कस किया था हमने, ये बनाते हैं ट्राइएड्स। ये ट्राइएड्स बनाते हैं। जी बेटे कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, ये बनाते हैं ट्राइएड्स, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से आते हैं न्यूरॉन्स का केमिकल मैसेज आता है जो एक्टिवेट करता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन जगहों से क्या रिलीज कर देता है? कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन जाकर ट्रोपोनिन पर अटैच होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डायग्राम है जो इन्होंने यहाँ पर शो की हुई है। एक दो और डायग्राम्स भी हैं बहुत मज़े की, जैसे ये ओ लेवल की बुक है, ये जो है वो सॉरी ए लेवल की बुक है। इस ए लेवल की बुक में आप देखिए कि ये जो है वो ये एक मसल फाइबर है। हाँ, ये एक मसल फाइबर है, ये वाली। इस एक मसल फाइबर में आपके सामने क्या मौजूद है? ये उस मसल फाइबर की क्या है? सार्कोलिमा, येलो कलर की। उसके अंदर देख लीजिए ये डिप्रेशंस मौजूद हैं, ये डिप्रेशन मौजूद है, ये डिप्रेशन मौजूद है। यानी ये डिप्रेशन क्या जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? टी ट्यूब्यूल स्टार्ट हो रही है। ये टी ट्यूब्यूल अंदर पेनिट्रेट कर रही है। ये सिचुएशन देख लीजिए, ये टी ट्यूब्यूल, ओ सॉरी ये तो मैंने उसको कर दिया। ये टी ट्यूब्यूल है, फिर ये इसके अंदर ये वाली टी ट्यूब्यूल है अंदर, पतली वाली। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टी ट्यूब्यूल, और फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वंस अगेन ये क्या बन गया? ट्राइएड बन गया, ठीक है। और यहाँ पर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कैल्शियम आयन रिलीज करेंगे और ट्रोपोनिन से जाकर वो अटैच हो जाएंगे, ठीक है। सो ये अच्छा, ये डायग्राम आपकी बुक में भी है। अब जरा इस डायग्राम पर गौर करें। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कि एच बैंड जो है वो गायब हो जाता है, आई बैंड रिड्यूस हो जाते हैं। वो ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ही है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है। और उसके साथ साथ ये देखिए, ये वो राइगर मॉर्टिस भी आपको पढ़ाया था मैंने यहाँ पर, यहाँ से राइगर मॉर्टिस पढ़ाया था। और ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये वाला, ये प्रोसीजर जो है ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर का प्रोसीजर है। इसमें एटीपी बाइंड होती है तो वो इनएक्टिव स्टेट में होता है, और जब एटीपी डिटैच हो जाती है तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाता है। ये वो वाली हेडिंग है, ठीक है। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, आप लोगों की बुक में जो है वो ये देखिए, ये इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है जिसमें ये जो है वो, ये किस चीज़ की डायग्राम है? ये एक्चुअली डायग्राम इन्होंने दिखाई हुई, ये सार्कोलिमा है ना, ये मसल फाइबर की, एक मसल फाइबर की डायग्राम है, ठीक है। मसल फाइबर, एक मसल फाइबर की डायग्राम है, और उसके अंदर जो है वो ये कैल्शियम स्टोरेज सैक्स यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। और दरमियान में क्या, ये येलो कलर की क्या है? ये देखिए इन्होंने येलो कलर की जो है वो अपीयर की हुई है टी ट्यूब्यूल, और माइटोकॉन्ड्रिया भी शो करने की कोशिश की हुई है, न्यूक्लियाई भी शो करने की कोशिश की हुई है। तो ये आपकी बुक में भी है डायग्राम। वो जो आई बैंड ए बैंड वाले हैं, ये देखें, ये दो जी लाइंस के दरमियान में सार्कोमियर है,
ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये ए बैंड है, और ये दरमियान में ये एच जोन, ये देखिए ये एच जोन और उसके दरमियान में एम लाइन है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये देख लीजिए, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ये वाली, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है या नॉन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है? गौर करें इसके ऊपर, इसमें कोई चेंजेस आए हुए हैं? यहीं पे हो ना आप लोग? हाँ जी बोल दो, किधर गया ये? क्या इससे लेकर इस तक ये जो सेट है इसमें कोई चेंजेस आए हुए हैं? इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहेंगे या नॉन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहेंगे? जी ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। देख लीजिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एच जोन मुकम्मल डिसअपियर हो गया, और सबसे बड़ी बात ये है कि लेंथ है, एक्चुअल लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक एक्चुअल लेंथ थी ये, और ये लेंथ रिड्यूस हो गई है, ये इतनी सी रह गई। तो कहने का मकसद क्या है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके लेंथ भी शॉर्ट होगी और एज जोन भी डिसअपियर होगा, आई बैंड भी जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। हम कल जो टॉपिक छोड़कर आए थे वो कौन सा था? वो था एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जिसमें मैंने आपको कहा था कि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं एटीपी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम वक्त पर एटीपी प्रोवाइड कर सके। लेकिन एक और प्रोसेस इसमें होता है जो कि कुछ स्केलेटल मसल में माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्केलेटल मसल ऐसे होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर नहीं होते, बल्कि कुछ और करना पड़ता है हमें। वो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ बता रहा था। खैर हम इसको अगली पेज पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, ये देखिए बेटा कि ये जब आपके पास एक मायोसिन हेड जो है वो उसके साथ लगी हुई होती है एडीपी, ठीक है। ये एडीपी लगी हुई है इसके साथ। अब इस एडीपी को फौरी तौर पे वापस कन्वर्ट करना है एटीपी में, ठीक है। एक तो ये है कि आप यहां से लेकर आए एटीपी, और ये एटीपी कहां से आ रही है? ये एटीपी आ रही है माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की एटीपी यहां पर आए, और ये एटीपी जो है ये कन्वर्ट हो जाए एडीपी में, और इसको क्या क्या दे दे? इसको दे दे फॉस्फेट प्लस एनर्जी। तो ये वाली, जब ये वाली एटीपी खुद एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको फॉस्फेट और एनर्जी दे देगी, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आप खुद समझदार हैं, ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। एक जरिया तो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी मंगवाई जाए। दूसरा जरिया कौन सा है? दूसरा जरिया बेटा ये है कि आपका जो मायोसिन हेड है इसको क्या किया जाए? मायोसिन हेड को, इसके साथ लगी हुई है एडीपी, और जो फॉस्फेट है वो इसके साथ ही मौजूद है, लेकिन एटीपी मतलब फॉस्फेट सॉल्यूशन में मौजूद है, लेकिन उसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ एडीपी के साथ। एटीपी को एडीपी हम कब कहते हैं? देखें, एडीपी को हम एटीपी तब कहते हैं जब ए के साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए होंगे। अगर एक फॉस्फेट टूट जाए लेकिन सॉल्यूशन में मौजूद हो तो इतना कंपाउंड क्या कहलाएगा? इतना कंपाउंड कहलाएगा एडीपी। तो यहां पर सॉल्यूशन में फॉस्फेट मौजूद हो लेकिन वो बॉन्ड ना हुआ हो एडीपी के साथ, तो फिर आप क्या करते हैं? आप एक अदद कंपाउंड लेकर आते हैं जिसको आप कहते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट। बेटा ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है ना, ये एक्चुअली इट इज नन अदर देन अ स्मॉल प्रोटीन, छोटी सी प्रोटीन है ये एक्चुअली इसको हम पेप्टाइड कहते हैं, प्रोटीन भी नहीं कहते। ये एक पेप्टाइड है, और ये आता है एडीपीज के पास, यहां पर इससे बन जाती है क्रिएटिन, और इस क्रिएटिन से क्या अलहदा हो जाता है? फॉस्फेट अलहदा हो जाता है। जैसे ही इस क्रिएटिन से फॉस्फेट अलहदा होता है, एनर्जी मिल जाती है इन एडीपीज को, और इन एडीपीज को जैसे एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो पॉइंट बताया जा रहा है वो क्या है? जो मेन पॉइंट बताया जा रहा है बेटा वो ये है कि जो क्रिएटिन और क्रिएटिन फॉस्फेट हैं, चाहे क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी दे, ये बहुत हाई एनर्जी कंपाउंड होता है क्रिएटिन फॉस्फेट, चाहे क्रिएटिन फॉस्फेट एनर्जी दे चाहे एटीपी एनर्जी दे, हमारा मकसद क्या है कि एडीपी को वापस किसमें कन्वर्ट किया जाए? एटीपी में, ताकि मायोसिन हेड एक्टिन से डिटैच हो जाए। अगर एडीपी
मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर एडीपी वापस एटीपी में कन्वर्ट नहीं होती, मायोसिन हेड डिटैच नहीं होता, तो इसका मतलब है रिलैक्सेशन नहीं होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। क्योंकि मायोसिन हेड का अगर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, मायोसिन प्लस एक्टिन, अगर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो मैथमेटिकल फॉर्मूले के मुताबिक इट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन। अगर मायोसिन और एक्टिन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो फिर इट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन। और इस कॉम्प्लेक्स को दरमियान में कौन सी चीज है जो तोड़ सकती है? एडीपी, एटीपी। जिसने जोड़ा हुआ है वो है एडीपी, और जो तोड़ सकती है वो एटीपी। लिहाजा चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी लाके इसको एटीपी में कन्वर्ट करें, या आप क्रिएटिन फॉस्फेट से एनर्जी लेके इसको एटीपी में कन्वर्ट करें, आपको इसको एटीपी में कन्वर्ट करना ही करना है। तो ये दो जराए हैं जिनके जरिए हम जो है वो मसल्स को एनर्जी दे सकते हैं। जी बेटा, क्लियर हुई बात? इसका मतलब क्या हुआ? अब एक और चीज जरा गौर से सुनिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा। हम समझते थे, किसी जमाने में हम समझते थे कि मसल को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी जाती है, रिलैक्स करने में एनर्जी नहीं जाती। रिलैक्स करने में एनर्जी जाएगी कि नहीं जाएगी? मसल को रिलैक्स करने में एनर्जी जाएगी? जी। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कहते हैं, आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, अंदर की तरफ लाए, वॉक अलोंग थ्योरी के मुताबिक, वॉक अलोंग थ्योरी कहा था ना मैंने आप लोगों को, ठीक है? जैसे एक मायोसिन हेड अटैच होता है, डिटैच होता है। मायोसिन हेड जो है वो मुस्तकिल इन साइकिल से गुजरता है, अटैचमेंट प्लस डिटैचमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन एक बात और भी तो है कि जब उसने वापस जाना होगा, मायोसिन हेड ने जब वापस जाना होगा, तब भी तो अटैचमेंट डिटैचमेंट होगी ना, तब भी अटैचमेंट डिटैचमेंट होगी। इसका क्या मतलब है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हुए भी एटीपी यूज करेगा और रिलैक्स करते हुए भी एटीपी यूज करेगा, यानी रज के एटीपी यूज होगी, मुस्तकिल एटीपी यूज होगी। आप जरा सी पलके झपकते हैं तो कई मायोसिन हेड्स जो हैं वो अटैच और डिटैच होते हैं, तो वो एटीपी का एक कंप्लीट पैकेज यूज करते हैं, जिसके लिए फिर आपको ये सोर्सेज देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रखने पड़ते हैं, आपको ग्लूकोज की सप्लाई जो है वो रेडिली रखनी पड़ती है। ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा रखना पड़ेगा, ग्लूकोज ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे तो एटीपी मिलेगी ना। फिर इसी तरीके से आपको क्रिएटिन फॉस्फेट रखनी पड़ेगी। ये वो सामान है जो एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होगा। क्रिएटिन फॉस्फेट के साथ आप देख लीजिए, आपको कैपिलरी ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्यों बेटा, कैपिलरी ज्यादा क्यों रखनी पड़ सकती हैं? जी जल्दी से, फिर अगला सवाल भी करना है मैंने। कैपिलरी का क्या पर्पस हो सकता है? ऑक्सीजन की सप्लाई। सॉरी, दोबारा बोलो। ऑक्सीजन की सप्लाई। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की सप्लाई। ऑक्सीजन को रेडिली सप्लाई करने के लिए आपको और आपको पता है कि हम कहते हैं कि स्टेमिना बन गया, अब हम बड़ा अच्छा खेल सकते हैं, हफ्ता खेला यार अब स्टेमिना बन गया है। उस स्टेमिना बनने में कैपिलरीज का बहुत ज्यादा रोल होता है। हमारे मसल अकॉर्डिंग टू डिमांड नई कैपिलरीज बना सकते हैं, न्यू कैपिलरीज बन जाती हैं, ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। ये होम्योस्टेसिस कहलाएगा। वैसे अकॉर्डिंग टू डिमांड अगर आपने एडजस्ट किया अपनी बॉडी को तो उसको होम्योस्टेसिस की ही एक कैटेगरी में लेकर आया जाता है, ठीक है? तो कैपिलरीज। अच्छा, मायोसिन क्या होता है? सॉरी, मायोसिन कह रहा हूँ, सॉरी नहीं लिखना चाहिए था ये। मसल में कौन सी प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन कैरी करती है? मायोग्लोबिन। आपको पता है जिस जिस मसल में मायोग्लोबिन होती है वो मसल रेड मीट कहलाता है। जिस जिस मसल में मायोग्लोबिन है वो मसल रेड मीट कहलाता है। मायोग्लोबिन जितनी अच्छी होगी उतने ही ज्यादा। मायोग्लोबिन का काम क्या है बेटा? मायोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके अपने पास संभाल के रखती है। इन केस अगर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन नहीं ला रहा तो किससे ऑक्सीजन निकाली जाती है? मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकाली जाती है और वो दी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इतने इंतजाम है माइटोकॉन्ड्रिया
ज्यादा रखे जाते हैं, ग्लूकोज ज्यादा रखे जाते हैं, क्रिएटिन, फॉस्फेट, कैपिलरीज, मायोग्लोबिन रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन रिजर्व रहे, स्टोर्ड रहे। उसके बावजूद क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है हजरात लैक्टिक एसिड में। ये लैक्टिक एसिड जो है, जब हम जो है वो लैक्टिक एसिड, जब हम रेस्ट की हालत में होते हैं तो इस लैक्टिक एसिड को कैरी किया जाता है बाय द ब्लड। इस लैक्टिक एसिड को कैरी किया जाता है, और ये लैक्टिक एसिड को कैरी करके कहाँ लेकर जाया जाता है? जी कोई बताएगा किसके पास लेकर जाया जाता है? लिवर के पास लेकर जाया जाता है। लिवर इस लैक्टिक एसिड को वापस कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोज की दोबारा फॉर्मेशन को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यानी लैक्टिक एसिड जाया नहीं किया जाता, लैक्टिक एसिड को यूरिन के जरिए बॉडी से रिमूव नहीं किया जाता, बल्कि वापस लिवर के पास लाया जाता है, वापस लिवर के पास लाया जाता है ताकि ग्लूकोज जाया ना हो, ग्लूकोज की दोबारा फॉर्मेशन कर दी जाए। अगर आप लोगों को मैं जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और दिखाऊं, ये अब आप लोगों ने गौर करना है। हमने लिवर के फंक्शंस में ये बात पढ़ी थी, थोड़ा सा जो है वो पहले चैप्टर में जाते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए कन्वर्जन, ये देखिए एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्ड ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? पहले लैक्टिक एसिड कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में, और उसके बाद ग्लूकोज को जोड़कर, अब मजीद ग्लूकोज को जोड़ के क्या क्या, ज्यादा सारे ग्लूकोज को जोड़ के आप क्या बना लेते हैं एनिमल बॉडी में? आप बना लेते हैं ग्लाइकोजन। ठीक है, सो ये काम जो है वो लिवर में होता है, और जाया नहीं होने दिया जाता किसको? लैक्टिक एसिड को जाया नहीं होने दिया जाता। अच्छा, अब यहां पर जो है वो एक पॉइंट इन्होंने बताया हुआ है, वो क्या है कि हाँ, ये बड़ी मजे की चीज है। यहां से पढ़ना शुरू करते हैं बेटा, गौर से देखिएगा, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं यहां से। ठीक है, कैपिलरीज सराउंडिंग द मसल फाइबर एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया विद इन देम इंक्रीज इन नंबर। जी ये देखिए, ये किसकी बात बता रहा है? एक्सरसाइज के दौरान कैपिलरीज भी ज्यादा हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो जाते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट ईयर क्लास में, इन लोगों को तो पता है वैसे, शोएब को मैंने उस वक्त जिक्र किया था कि किसी भी एथलीट के मसल और हमारे मसल्स में फर्क होता है। फॉर एग्जांपल एक स्विमर है, उसके शोल्डर मसल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, हमारे शोल्डर मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे। क्यों? जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ा दिए जाते हैं। और आपको एक बात और बताऊं, जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, उतना ज्यादा मसल का कलर ब्राउन होता है, ब्राउनिश रेड होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो ज्यादा होते जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। इसी तरीके से ऑक्सीजन डिमांड के अकॉर्डिंगली कैपिलरीज भी ज्यादा होती रहती हैं। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे कैपिलरीज भी ज्यादा होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगी। एंड फाइबर सिंथेसाइज मोर मायोग्लोबिन। जी मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन बताया मैंने? हरी अब जल्दी से आंसर करें। मायोग्लोबिन का क्या फंक्शन बताया? ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करना। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना। तो एक, आप कैपिलरीज ज्यादा कर रहे हैं, दो, आप माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा कर रहे हैं, तीन, आप न्यूक्लियस के जरिए मायोग्लोबिन ज्यादा कर रहे हैं। हमारे मसल्स, आपको हमारे बॉडी में कोई ऐसे सेल्स हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हैं? मोर देन वन? कोई ऐसा बता दें बेटा। ये जो मसल है ना, मसल सेल है, सिवाय स्मूथ मसल्स के कार्डियक और स्केलेटल, इन दोनों मसल्स में मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। क्यों? मायोग्लोबिन बनानी होती है। जितनी ज्यादा प्रोटीन डिमांड होगी उतने ही ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड, और हमारे मसल सेल्स में न्यूक्लियाई भी ज्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड।
These changes result in more efficient muscle metabolism and resistance to fatigue. अब ये देखिए, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है. कंप्लीट इमोबिलाइजेशन ऑफ मसल लीड्स टू मसल वीकनेस एंड सीवियर एट्रोफी. एट्रोफी होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन. अगर आपका लाइफस्टाइल सेसाइल है, खाना खाया, लेटे, सोए, उठे, रिपीट किया, फिर सोए, फिर उठे, फिर रिपीट किया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अगर आप मसल को एक्टिव नहीं रखते तो मसल वीक हो जाते हैं. मसल इमोबिलाइज हो जाए तो मसल वीक हो जाता है, और इसको ये एट्रोफी कहलाता है. लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज एट्रोफी. ठीक है जी बेटा, समझ आई बात? कोई सवाल? जल्दी से जल्दी से. अच्छा जी, आप लोगों की फ्राइडे को क्लास नहीं होगी. फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, उसके बाद जो है वो 4 अगस्त यानी ट्यूसडे से क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी. ये भी अनवार साहब का मैसेज आया मुझे. जी बेटा, क्लियर है? किसी ने कोई बात शेयर करनी हो मसल्स के हवाले से, क्योंकि यहां पर हमारा मसल का आर्टिकल कंप्लीट हो गया है. जी, अब ये कुछ डिजीजेज हैं, जैसे मसल फैटीग है. फैटीग जो हैं ये उर्दू में कहलाती हैं खलियां. खलियां क्या होती हैं जी? खलियां एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम कहते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं वो क्या हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, मसल टॉटनेस आ गई. ये कब होता है? जब आप विगरस एक्सरसाइज करते हैं. देखिए, बैठे बैठे अगर मसल टाइट हो जाए तो हम क्या कहते हैं? मसल पुल हो गया. है कि नहीं ऐसा? बैठे बैठे. और पंजाबी में कहते हैं कड़ल पै गया. ठीक है, वो और चीज है. उसमें क्या है? बैठे बैठे ऐसा मसला हो गया. एक है आप खेल के आए, विगरस एक्सरसाइज की, और अगले दिन सुबह पता लगा कि मसल जो है वो अकड़े पड़े. वो क्या है? वो फैटीग है. फैटीग में क्या होता है? फैटीग और कड़ल यानी क्रैम्प, ये बड़ी करीब की चीजें हैं. दोनों में एटीपी अवेलेबल नहीं होती, दोनों में लैक ऑफ एटीपी हो जाता है. लैक ऑफ एटीपी की वजह से आपको क्या करना पड़ता है जी बेटा? लैक ऑफ एटीपी की वजह से अगर आपके मसल में फर्ज करें, मैं आपको कहता हूं जी, आप विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं और ड्यूरिंग एक्सरसाइज एनॉक्सिया हैपन्स. एनॉक्सिया क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नहीं मिलती. ठीक है, जो ग्लूकोज है उसको आप कन्वर्ट करना शुरू करते हैं किसमें? पायरुविक एसिड में. ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से आप उसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में. और आपको मैंने बताया था इस प्रोसेस में टोटल कितने एटीपी हासिल होते हैं जी बेटा? जल्दी से आंसर करें. कितने एटीपी हासिल होते हैं? 2. सिर्फ 2 एटीपी हासिल होते हैं. अब जब आपको 2 एटीपी हासिल होंगे तो ये 2 एटीपी इनसफिशिएंट हैं बच्चे. ये 2 एटीपी इनसफिशिएंट हैं. इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से हो सकता है कि मैनी मायोसिन हेड्स डू नॉट रिसीव, आरसीबी लिख देता हूं, एटीपी टू गेट इनएक्टिवेटेड. बहुत से मायोसिन हेड्स को इनएक्टिवेट होने के लिए क्या नहीं मिलेगा? एटीपी. इसका मतलब है वो क्या रहेंगे? वो जुड़े रहेंगे. मैंने आपको बताया था कि अगर मायोसिन हेड जुड़े रहते हैं तो आपकी मूवमेंट इंतहाई लिमिटेड हो जाती है. आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में इंतहाई मुश्किल आती है, क्योंकि एटीपी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मायोसिन जुड़ा हुआ है तो उसको दोबारा उधर से रिमूव करना मुश्किल हो रहा है.
तो ऐसी सूरत हाल जिसमें दो काम हो, नंबर 1 क्या हो कि आपके मसल में लैक्टिक एसिड बन जाए और आपके जो मायोसिन हेड्स हैं वो इनएक्टिवेट ना हो रहे हो, यानी दो कंडीशन, नंबर 1 लैक्टिक एसिड, नंबर 2 मसल टॉटनेस, मसल टाइट हो जाएं। लैक्टिक एसिड प्लस टॉटनेस, ये दो कंडीशंस क्या कहलाती हैं? इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करके हम कहते हैं फटीग। मसल टॉटनेस हो लेकिन लैक्टिक एसिड ना हो, तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहते हैं? क्रैम्प। मैं दोबारा से बताऊंगा, पहले क्रैम्प पे चलते हैं, टेटनी छोड़ देते हैं दरमियान में। क्रैम्प also known as tetanic contraction of the entire muscle, it lasts for just a few seconds to several hours और बहुत पेन होती है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट रिफ्लेक्ट्स लो ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन, डिहाइड्रेशन, इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन। ऐसा हो सकता है कि आपको वाटर वगैरह या कोई ऐसी चीज अवेलेबल ना हो, या फिर एटीपी कम हो गई हो। ऐसी सूरत में बैठे बैठे किसी वजह से आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपको पता लगा कि आप उसको रिलैक्स कर नहीं सक रहे। बाद अगर जैसे होता है, वो कह रहे हैं ना कि कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटे तक आपका मसल मुड़ा रह सकता है। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन रिलैक्स करने के लिए एटीपी नहीं आ रही, बैठे बैठे मसला हो गया। ये सिचुएशन कहलाती है क्रैम्प। लेकिन इसमें क्या नहीं बनेगा? इसमें लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा। फैटीग वो होती है जिसमें एटीपी कम होती है, यानी फैटीग और क्रैम्प में एटीपी का कम होना कॉमन है, लेकिन फैटीग में साथ लैक्टिक एसिड बनता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जबकि जो क्रैम्प है उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, बल्कि बैठे बैठे मसल पुल हो जाता है। उसकी वजह नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा वो कैसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह जो है वो खास तौर पर लैक ऑफ एटीपी भी हो सकता है। अच्छा बेटा, अब आइए जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है हम पढ़ने लगे हैं, वो है टेटनी। टेटनी, ये टेटनी क्या होता है? या चलें यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी है मेरा ख्याल है। आगे आप लोगों ने जो है वो चंद एक चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई हैं कि मसल जो है वो ख़ास किस्म की कॉन्फ़िगरेशन में मौजूद होते हैं। ये हमारी अगर बोन है तो बोन के ऊपर मसल कैसे मौजूद होते हैं ये मैंने आपको एक दफ़ा बताया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा मुख्तसरन देख लेते हैं, वो ज़रा टॉपिक डिफ़िकल्ट है इसलिए मैं उसको ज़रा स्किप कर रहा हूँ। देखिए, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हमारा जो असल में जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, वो होता है मसल। हमारे टेंडन और लिगामेंट्स ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मसल को बोन से जोड़ने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है टेंडन। मसल को बोन से कनेक्ट करने वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, टेंडन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता बेटा। मतलब टेंडन जो है वो साइज में ना छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है। टेंडन सिर्फ मसल को अटैच रखता है, टेंडन सिर्फ मसल को अटैच रखता है बोन से। दरमियान का ये रीजन जो फूला हुआ रीजन है इसको हम कहते हैं बेली। इस रीजन को हम कहते हैं बेली। ये जो बेली रीजन होता है इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, यानी हमारे मसल को अपने पॉइंट से शॉर्ट करना और लॉन्ग करना, ये काम होता है बेली का। ये देख लीजिए, ये आप लोगों के सामने मौजूद है, ये है बेली का रीजन, ये बेली है। सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी। इस वक्त ये रिलैक्स हुआ हुआ है, लेकिन जैसे ही आपने अपने आर्म को एल्बो के ऊपर रेज किया तो अब ये वाला मसल जो है ये क्या हो गया? ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो याद रखिए, जो टेंडन्स होते हैं जिन्होंने मसल को बोन से जोड़ना होता है, वो दोनों टेंडन्स, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाले जो दोनों टेंडन्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं करते। अच्छा,
जो टेंडन मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो होता है ओरिजिन। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने से क्या मुराद है, सुनिएगा। जिस मसल के ऊपर जिस टेंडन के ऊपर हमारा जो मसल है वो सहारा लेता है, एग्जांपल इसकी यू ले लेते हैं। बेटा इधर मेरी तरफ देखिएगा। फर्ज करें मैंने कोई चीज जो है वो खींचनी है अपनी तरफ। मैं क्या करता हूँ, बड़ी भारी चीज है, मैं कहता हूँ यार मैं उस चीज को खींचता हूँ, लेकिन पीछे किसी और चीज का सहारा लेता हूँ और उसको अपनी तरफ खींचना शुरू करता हूँ। अब जिस चीज का मैंने सहारा लिया हुआ है ना वो ओरिजिन है, और जिस चीज को मैं खींच रहा हूं मेरा ये हाथ कहलाएगा इंसर्शन। इंसर्शन क्या होता है? इंसर्शन वो चीज है जिसके जरिए मैं मसल को खींचूंगा, वो वाला टेंडन जिसके जरिए मैं मसल को नहीं, बोन को, वो वाला टेंडन जिसके जरिए मैं बोन को अपनी तरफ खींचूंगा वो इंसर्शन है, और वो वाला टेंडन जिसके जरिए मैं अपनी बोन का सहारा लूंगा वो ओरिजिन है। इधर मेरे बाजू की तरफ देखें, ये मेरा बाइसेप। इस बाइसेप के दो रीजन्स है। यहां से बाइसेप स्टार्ट हो रहा है, ये ओरिजिन है। यहां बाइसेप जो है उसका दूसरा टेंडन है, और मेरी इस बोन को इस बाइसेप ने एल्बो जॉइंट पे उठाना है। तो जिस बोन को मूव करना होगा उसका टेंडन इंसर्शन कहलाएगा, जिस बोन का सहारा लिया जाएगा उसका टेंडन ओरिजिन कहलाएगा। तो मैं अब इस मसल को, बाइसेप को, इस टेंडन का सहारा दे रहा हूं, तो ये है ओरिजिन। और इस बाइसेप के जरिए यहां के टेंडन को खींच रहा हूं ताकि मेरी ये बोन मेरे जॉइंट पर उठे, तो ये वाला टेंडन क्या कहलाएगा? इंसर्शन। जी, ओरिजिन इंसर्शन कंप्लीट हो गया, समझ आ गई? बोल दिया करें बेटा। किधर गए हो? अच्छा, इसमें ना जरा हम देख लें कि बाइसेप और ट्राइसेप, ये चीज़ें आप लोगों ने क्योंकि सच पढ़ी हुई हैं, लिहाजा इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत नहीं होती। ये देखें, बाइसेप और ट्राइसेप। बाइसेप को बाइसेप क्यों कहते हैं और ट्राइसेप को ट्राइसेप क्यों कहते हैं, ये इस डायग्राम से हमें क्लियर हो रहा है। ये देखें, इस एक मसल के, ये बेली है ना, ये बेली है, इस एक मसल के दो ओरिजिन है। ये आपको दो शाखा नजर आ रहा है, एक ये शाख, एक ये शाख। तो इसके दो ओरिजिन हैं, इसकी वजह से आप इसको क्या कहते हैं? बाइसेप। और ये जो नीचे वाला मसल है इसके तीन ओरिजिन होते हैं, एक इधर होता है, दो नीचे होते हैं। तो क्योंकि इसके तीन ओरिजिन है लिहाजा आप इसको कहते हैं ट्राइसेप। इस मसल के दो ओरिजिन हैं, लिहाजा इसको आप कहते हैं बाइसेप। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे बाजू में कुछ और मसल भी होते हैं। बेटा आप लोग किधर हैं? क्या मसला है? कोई बोल भी नहीं रहा, कोई नहीं। क्या आप लोग? हाँ भाई, गर्ल्स आप लोग यहीं पर है ना? क्लास ऑन करके कहीं इधर उधर ना हो जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अब आप लोगों को बताने लगा हूँ। देखिए, पहले तो आप इधर देखिए जरा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ। ये मसल बाइसेप है, ठीक है। इसके जरिए मैं अपने मसल, अपनी बोन को इस जॉइंट पर ऊपर लेकर आ रहा हूं, ठीक है। नीचे वाला मसल तीन शाखा है, उसका टेंडन तीन शाखों में डिवाइडेड है, उसको मैं क्या कहता हूं? ट्राइसेप। इस मसल को जब मैंने बाइसेप के ऑपोजिट, बाइसेप के अगेंस्ट मूवमेंट करनी होती है तो मैं इस मसल को यूज करता हूं ऐसे, और जब मैंने ट्राइसेप के अगेंस्ट मूव करनी होती है तो मैं इसको यूज करता हूं ऐसे। ऐसा हर फिनोमिना जिसमें दो फिनोमिनाज एक दूसरे के अगेंस्ट वर्किंग करते हों, उस फिनोमिना को आप कहते हैं एंटागोनिज्म। यहां पर देखिएगा, ये देखिए,
और ऐसे मसल्स को आप कहते हैं एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिज्म और एंटागोनिस्टिक मसल्स, एंटागोनिज्म वो फिनोमिना होता है जिसमें दो फिनोमिना एक दूसरे के अगेंस्ट वर्किंग करें, वो है एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म फिनोमिना। और जो एंटागोनाइज कर रहा है उनको हम क्या कहते हैं, एंटागोनिस्टिक। जैसे ब्लड शुगर को इंक्रीज कौन सा हार्मोन करता है, जल्दी से बताइएगा। ब्लड शुगर को इंक्रीज कौन सा हार्मोन करता है, ग्लूकागॉन। और डिक्रीज कौन करता है, इंसुलिन। दोनों एक दूसरे के क्या हुए, एंटागोनिस्टिक हुए। और ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, एंटागोनिज्म। मेरा बाइसेप है वो एल्बो जॉइंट पर मेरे आर्म को ऊपर मूव कर रहा है, ये एक फिनोमिना। ट्राइसेप इसको स्ट्रेट कर देता है, ये दूसरा फिनोमिना। दोनों फिनोमिना एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये एंटागोनिज्म है और ये मसल्स एंटागोनिस्टिक मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई। बाइसेप ने ऐसे मूव किया, ट्राइसेप ने इसको वापस मूव किया। लेकिन क्या हमारे मसल ने सिर्फ इसी तरह मूव करना है, या हम बाजू को, जैसे अगर मैंने ग्लास पकड़ा हुआ है तो मेरा ये सहारा मुझे किसने दिया हुआ है कि मैं अपने बाजू को इस शेप में रखूं। बाइसेप और ट्राइसेप का तो पर्पस क्या है, सिर्फ ऐसे मूव करना और ऐसे मूव करना, बस। तो ये मसल कौन सा है जो मुझे ग्लास को ऐसे स्टैंड करने में हेल्प कर रहा है, ये मसल कौन सा है जो मैं ऐसे करता हूं, अपने पूरे बाजू को ऐसे मूव कर लेता हूं ऐसे, ये कौन से मसल हैं, ये दो मसल्स होते हैं। इधर देखिएगा, मैं अब आप लोगों को यहां पर लिख कर देता हूं। एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं ब्रैकियालिस और दूसरा होता है ब्रैकियोरेडियलिस। एक गौर से देखिएगा इसको, ये अब आखिरी बात है। ये देखें, ये है बाइसेप, ये बाइसेप हो गया। और ये देखें यहां पर, ये ब्रैकियालिस है, ये ब्रैकियोरेडियलिस है। ब्रैकियालिस वो होता है जो किसको मूव करवाता है, रेडियस को, और अल्ना को। और ब्रैकियोरेडियलिस वो है जो रेडियस को मूव करवाता है। ये दो अलग से सेट होते हैं। इसको देखिए, ये बड़ी जबरदस्त पिक्चर है। इसमें देखिए ये दो मसल्स होते हैं, ये हमारे दो मसल्स होते हैं, एक ब्रैकियालिस जो अल्ना के साथ अटैच होता है और दूसरा ब्रैकियोरेडियलिस जो रेडियस के साथ अटैच होता है। ये वो दो मसल हैं जो हमारे बाजू के मसल्स को, अगर हमने कप पकड़ा हुआ है या ग्लास पकड़ा हुआ है और हमारा बाजू साकित है, तो वो बाइसेप और ट्राइसेप की वजह से नहीं है, वो दो और मसल हैं। एक है ब्रैकियालिस, दूसरा ब्रैकियोरेडियलिस है। ब्रैकियालिस अल्ना के साथ जुड़ा होता है और ब्रैकियोरेडियलिस रेडियस के साथ जुड़ा होता है। अगर मैं अपने बाजू को साकित रखते हुए ऐसे मोड़ रहा हूं तो इसकी वजह ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियलिस हैं। या अगर मैं कप पकड़ता हूं और मेरा हाथ ऐसे साकित रहता है ऐसे करके, वो ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियलिस की वजह से, वो बाइसेप और ट्राइसेप की वजह से नहीं है। तो ये दो सेट्स ऑफ मसल और भी होते हैं। हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि जो बाइसेप और ट्राइसेप है उनके अलावा भी कुछ होता है। बाइसेप ब्रैकाई, ब्रैकाई होता है ब्रैकेट। हमारा जो मसल होता है वो किन ब्रैकेट्स में बंद होता है बेटा, ब्रैकेट होता है ना, जैसे ये ब्रैकेट है, इसके दरमियान में 2 लिख देता हूं, ब्रैकेट बंद कर दी। हमारा मसल किस ब्रैकेट के अंदर बंद होता है, जी कौन सी ब्रैकेट होती है, दो टेंडन्स होते हैं ना, एक टेंडन ओरिजिन दूसरा इंसर्शन, उनके दरमियान में मसल। तो हमारा मसल एक ब्रैकेट बना हुआ होता है, ओरिजिन टेंडन के दरमियान में और इंसर्शन टेंडन के दरमियान में एक ब्रैकेट है, मतलब एक ब्रैकेट के अंदर बंद है। ये दो ब्रैकेट्स का काम करते हैं, ठीक है। और ब्रैकियालिस और ब्रैकियोरेडियलिस, वैसे एक्चुअली ब्रैकिस का मतलब एक्चुअली होता है मसल, याद रखिए। ये देखें, आप लोगों को यहां पर इसमें वर्ड शो किया हुआ है ब्रैकी और एलिस, ठीक है, ये इसने वर्ड शो किया हुआ है। इसमें अगर आप इसको प्रॉपरली लिखते हैं तो ये क्या बनता है, जो ब्रैक है इसका मतलब होता है मसल, और जो उसके बाद एलिस, ये जो है वो अल्ना को जाहिर करता है। फिर इसी तरीके से ब्रैक हो गया मसल,
और जो रेडियलिस है ये किसको जाहिर करता है, ये रेडियस को जाहिर करता है। तो ये आप साफ देख सकते हैं कि हमारे बाजू में सिर्फ बाइसेप और ट्राइसेप नहीं है, सिर्फ हमारे बाजू ने एल्बो पे बेंड और एक्सपेंड नहीं होना होता, बल्कि हम बाजू से इस तरह की मूवमेंट भी लेते हैं और कप उठाने की मूवमेंट भी लेते हैं। ये जो मूवमेंट्स होती हैं, ये आपने कभी देखा है बॉलर स्विंग कर रहा है बॉल को, इसमें काफी ज्यादा मूवमेंट जो है वो हमारी हाथों की उंगलियों की भी है, कलाई की भी है, लेकिन साथ साथ ये जो मूवमेंट हो रही है इसमें ये पूरे मसल मूव कर रहे हैं। और ये जो मूवमेंट है दिस इज नॉट प्रोवाइड बाय बाइसेप और ट्राइसेप, नहीं, ये मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए दो सेट ऑफ मसल्स हैं, एक ब्रैकियलिस और एक ब्रैकियोरेडियलिस है। उनकी पोजीशन आपके सामने यहाँ पर है। बस ये आखिरी डायग्राम देखते जाएं फिर मैं खत्म करूँ। ये देखें, मतलब इन्होंने यहाँ पर ये बताया हुआ है कि इसने ये बाजू अपना स्टैंड किया हुआ है और हाथ में वजन पकड़ा हुआ है। तो कैसे पकड़ा हुआ है? ये ब्रैकियोरेडियलिस जो ये मसल है और दूसरा ब्रैकियलिस जो यहाँ पर है। ब्रैकियोरेडियलिस जो है वो उसकी जो इनकी जो अरेंजमेंट है ये मैं आपको अगले उसमें थोड़ी सी बता दूंगा अगली वीडियो में, लेकिन फिलहाल ज़हन में रखिएगा कि ये जो पोजीशन पॉसिबल है ये सिर्फ ब्रैकियोरेडियलिस और ब्रैकियलिस की वजह से है। ये दो एक्स्ट्रा मसल्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। हमारा कॉन्सेप्ट रेडियस और रेडियस कह रहा हूं, हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ बाइसेप और ट्राइसेप तक ही महदूद हुआ करता है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन?